अब आपको मज़े की बात ये बताऊँगा कि 2 चीज़ें हल हो जाए ना, तो फ़ॉरेन पॉलिसी भी हल हो जाएगी, तो शायद रियासत के मसाइल भी हल हो जाए। एक तो सियासी इस्तेकाम आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और हमारे जैसे स्टूडेंट जो हैं इनके अंदर इकोनॉमिक इस्तेकाम यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। ये माँ-बाप पे डिपेंडेंट है और हमारी जो रियासतें हैं वो उन ग्लोबल पावर के डिपेंडेंट हैं। Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शामना आदिल एंड यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी, जहां हम जानते हैं लोगों का ओपिनियन और जानते हैं उनका पर्सपेक्टिव और आप तक शेयर भी करते हैं। तो आज का टॉपिक उसकी तरफ आते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो फॉरेन पॉलिसी की बातें हम लोग करते तो रहते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम लोग हमारी आवाम से, स्पेसिफिकली हमारी यंग जनरेशन से पूछेंगे कि आखिर फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए एक्सेल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और इंटरनेशनली जो है अपना एक इमेज क्रिएट करने के लिए। तो आज लोगों से बात करेंगे इसी बारे में, हमारे साथ रहिएगा कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए फ्लरिश करने में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस रखती है, कितनी सिग्निफिकेंस। देखें जी, जब रियासतें एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुई थी, ठीक है? उसमें एक मुआहदा ऐसा हुआ था कि उसमें जो रियासत थी ना, उसकी इमरजेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। उससे पहले नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग घोड़े से मतलब घोड़े वाला जो सिस्टम था ब्रिटिश इरा से 1600 से पहले आप चले जाएँ, तो बहुत सी आप इस बात से भी आपको बड़ा शॉक होंगी आप कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, तो उस वक़्त ब्रिटिश ने इसी बिना पे इम्पीरियलिज़्म और जो कॉलोनियलिज़्म है, उसकी बिना पे दुनिया का 38% ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है? और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो तो कार्ल मार्क्स के आने की वजह से थोड़ी-सी उस तरह से कम्युनिज़्म ने फ्लरिश किया और थोड़े से मसाइल ठीक हुए। मगर उसके अलावा आप देख लें कि 64% उसके बाद भी बरतानिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। जब 1947 अगर वर्ल्ड वार 1 और 2 ना होती तो उसमें बहुत से मसाइल पैदा हो जाते, ठीक है? मगर उसके साथ टॉपिक के साथ रहा जाए तो ये बात हो जाएगी कि उसके बाद फिर एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट इस्तेमाल किए गए अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को, बेसिकली कौमी सलामती को साथ रखने के लिए। वो नंबर 1 पे ये था कि आपका रिलीजन, जो रिलीजन होगा वो एक मेजर रोल, वाइटल रोल अदा करेगा उसके अंदर, ठीक है? जैसे पाकिस्तान बना भी उसी नाम पे है, ठीक है? हमें किताबों में या लिटरेचर में पढ़ाया जाता है। उसके साथ आपकी ज्योग्राफी किस तरह से बेस कर रही है, ठीक है? मगर पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ये अर्ज की है कि ये कॉलोनियल सोसाइटी रहा है, उस साम्राज्य निज़ाम से आया है। तो साम्राज्य निज़ाम में जब चर्चिल ने इसकी डिमार्केशन करवाई थी रेड कैलिफ के पास से, तो वो 1945 में ही हो चुकी थी, ठीक है? तो उसने डिमार्केशन इस तरह से करवाई थी कि आज भी आप नक्शा उठा के देख लें तो उसके अंदर ऊपर से रशिया खड़ा हुआ, इधर मंगोलिया, इधर चाइना है और इधर सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया भी बाद में यूएसएसआर टूटा है वो अफगान वार की वजह से, तो उसके साथ ही बेसिकली वो मतलब यूएस वो अपनी सेंट्रल रिपब्लिक बने हैं, मगर उसके अलावा तो वो यूएसएसआर के साथ ही खड़े थे, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे ही डिपेंडेंट थे। पाकिस्तान भी इसी तरह से था। तो पाकिस्तान को भी जब उन्होंने डिमार्केट किया तो आप देख लेंगे इंडिया को किस तरह से सामने रखा है और उसके अंदर उन्होंने बांग्लादेश डाल दिया और बांग्लादेश के साथ उन्होंने पाकिस्तान खड़ा कर दिया, ठीक है? जिन लोगों ने बनाया। और उसको वो ज्योग्राफी होगी, ये दूसरी चीज़ ज्योग्राफी है। तीसरी है कि आपकी इकोनॉमी, आप कितने मतलब हाउ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली यू आर, ठीक है? तो उसके अंदर आपने देखना होता है। तो इकोनॉमी, क्योंकि उन्होंने एक ग्लोबल हेजमनी क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड वार 1 और 2 या लीग ऑफ नेशन पहले बनी और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन बन गई। उसका एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक ऑप्शन था, वो ये था कि उन्होंने ये किया कि जो ग्लोबल हेजमनी होगी वो हमारे पास रहेगी। आप आज भी एक चीज़ को देखते हैं कि एक वर्ड या एक सेंटेंस बयान किया जाता है कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। तो वो ये क्यों नहीं कहते कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल सिटी या वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड? तो ग्लोबल विलेज इसलिए कहता है कि आप नंबरदारी भी निज़ाम वाला आपने सिस्टम देखा होगा कि गांव में भी आज भी नंबरदार एक ही बैठा होता है, बाकी सारे उसके सबॉर्डिनेट या मतहत ही होते हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी इस तरह से ही है कि रिलीजन जब पैदा हुआ तो उसके अंदर अफगान वार पैदा होगी, तो उसके अंदर फिर बाद में ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आए जिन्होंने ये हमारे रिलीजन का नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर दिया। दूसरे नंबर पर हमारी जोग्राफी थी, तो वो ऑलरेडी उस शक्ल्स के दौरान थी। तीसरे नंबर पर इकॉनमी थी, तो वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंडर आ गई, ठीक है? और जो हमारा आइन बना, आइन हमेशा एक मुकद्दस दस्तावेज़ात के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जमहूरी मुल्क के अंदर। तो जब वो बेसिकली आइन बना तो आइन की उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन आज तक हो ही नहीं सकी कि हमारी उस तरह से फॉरेन पॉलिसी फ्लरिश कर जाए। ये तीनों चीज़ों को उन्होंने उस तरह से रखा हुआ है आज तक भी, क्यों? कि हमारा सरमायादार तबका भी नहीं उस तरह से चाह रहा था और हमारे जो लोग आए हैं उनकी जो सियासी अदम इस्तेकाम यानी कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं हो सकी। और 30 साल वैसे भी हमारा जो हमारे बर्सरी, हाँ, चले वो ऑल्दो वो ठीक ही थे, मगर वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को करंटली आप कैसे देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं, इस वक्त हम लोग फॉरेन पॉलिसी में कैसे हैं?
सबसे पहले ना इसके अंदर मैं एक आपको मज़े की बात ये बताऊंगा कि दो चीज़ें हल हो जाए ना तो फॉरेन पॉलिसी भी हल हो जाएगी, तो शायद रियासत के मसाइल भी हल हो जाए। एक तो सियासी इस्तेकाम आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और हमारे जैसे स्टूडेंट जो हैं इनके अंदर इकोनॉमिक इस्तेकाम यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। ये माँ बाप पे डिपेंडेंट है और हमारी जो रियासतें हैं वो ग्लोबल पावर के डिपेंडेंट है, तो दोनों ही एक तरह से ना धक्के खा रहे हैं। इंडिपेंडेंसी आनी चाहिए। इंडिपेंडेंसी या डिसीजन मेकिंग पावर आए, वो आपकी इकोनॉमी और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आती है। ना तो आप स्किल्ड लेबर पैदा कर रहे हैं, ना उस तरह से अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ना उस तरह से मेंटल एज वेल एज पब्लिक हेल्थ पे काम उस तरह से हो रहा है, ठीक है, और ना ही बेसिकली उस तरह से डायरेक्शन मिलती है हमें कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजन कर सकें। आप आज भी देख लें कि जब भी हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ट्रेंच हम मांगने चले जाते हैं, अभी भी रिसेंटली ये मिलेगी। और उसके साथ ये है कि जो एक बंदा सही तरह से आता है, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल है, चाहे वो शौकत तरीन है, चाहे वो कोई और बंदा है, वो अपनी पॉलिसी को रेगुलेट करने ही लगता है, तो पीछे से मीडिया और मुख्तलिफ स्टेट का ऑर्गन्स उसको चलने ही नहीं दे रहे होते। तो उस वजह से फॉरेन पॉलिसी काम है। उसामा, टॉकिंग अबाउट आवर नेबर कंट्री इंडिया, बड़ी बात हो रही है उनकी फॉरेन पॉलिसी की, उनके फॉरेन मिनिस्टर की, जो उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है। आपके ख्याल में आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को, लाइक लेट्स जस्ट हैव अ सॉफ्ट कंपैरिजन, तो आप उसको कैसे देखते हाँ, इसको भी ना आप पीछे जाके देखें। सबसे पहले तो इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो था ना, जो पाकिस्तान में आर्मी के जो लोग आए हैं ना, यानी ज़िया साहब आए हैं, अयूब साहब आए हैं, तो ये ऑलरेडी ना वर्ल्ड वार 2 में ये काम ऑलरेडी करके आ चुके थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको कंपैरिजन दूसरी तरफ क्योंकि हमारी मिलिट्री ही काफ़ी देर यहाँ पे मुल्क में रही है, तो मिलिट्री के साथ इसका कंपैरिजन बनता है। मगर नेहरू साहब ने सबसे अच्छी पॉलिसी ये बनाई थी कि उन्होंने अपनी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसकी सिक्योरिटी को मेनटेन करने के लिए उन्होंने एक IB का निज़ाम बना दिया। उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो आज भी काम करती है, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी मतलब उनकी अभी भी सिक्योरिटी होती है। मगर पाकिस्तान में हमारी जो सिक्योरिटी है वो जब सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी आर्मी सिक्योरिटी का आप भी देख लें कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके पीछे एक नेवी का बंदा या एक आर्मी का बंदा पीछे बैठा होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट को सामने ले। दूसरी जो हमारा आइन बना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बना, मगर उसको सही मानों में कभी भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कभी किया गया तो इस्लाम को अपने मकासद पे ही किया गया, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, अफगान वार ऑन टेररिज्म और मुख्तलिफ चीज़ें इस छोटी सी रियासत ने क्या कुछ नहीं किया। आप इस बात को जानें कि आज तक 9/11 के बाद हमने कोई एक भी डायरेक्ट जंग नहीं लड़ी और हमने अपना 80,000 बंदा मरवा लिया है। अब और कोलेट्रल डैमेज में आपने ज़रबे अज़ब किया, रद्दुल फसाद किया, उसके साथ कितनी सवाबी ये मालाकंड और आपने ऑपरेशन किया, और कितने कोलेट्रल डैमेज में जो इनोसेंट मारे गए वो तो आपने पूछे ही नहीं ना उनसे। सही है, ये एक सामने चीज़ आई। और उससे दूसरी तरफ लेकर आए तो उधर आज तक भी एक 1962 में एक वार हुई थी, वो भी न्यूक्लियर की बेसिस पे हुई थी, चाइना और उसकी साइनो इंडियन वार हुई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो लाइन थी LAC वो बिल्कुल ठीक कर ली थी, और उसके बाद भी आज देख लें कि डायरेक्ट इंडिया हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट करता है। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया या बाकी, उससे वो बेसिकली बिहाइंड द बैक स्टेज काम कर रहा है। हमें तो अभी तक अपने मुख्तलिफ ममालिक से ही नहीं अपनी टसल हमारी ख़त्म हो रही ना। तीसरे नंबर में क्या है कि उनका जो आइन बना था, जो मैंने पहले बात की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, उनका आइन बना था सेकुलरिज्म पे, हमारा आइन बना था रिलीजन की बेसिस पे। मगर आप ये देख लें कि कैपिटल जी, मैं उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना को दे इजाज़त तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।